हेलो एवरीवन। आज 6 जनवरी है और आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है जो वेनेजुएला में परसों हुआ। तो वहाँ पे जो यूएस ने अटैक किया, फिर वहाँ के प्रेसिडेंट को वो उठा ले गए। ये निकोलस मदुरो हैं। ये हैं। ये पहले यहाँ इस वीडियो में डांस कर रहे हैं और यहाँ पे ये यूएस ने इन्हें कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली इन्होंने एक बहुत टाइम पहले एक गाना बनाया था, नो वॉर यस पीस करके, उस पे ही ये डांस कर रहे हैं। सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा गाना नहीं है। तो ये हश्र हुआ इनका फिर, क्योंकि शायद ट्रम्प को वो गाना पसंद नहीं आया। ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या है, अगर ट्रम्प ने ऐसा या प्रेस यूएसए ने ऐसा किया है तो इसका मेन रीजन है कि जो वेनेजुएला है वो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और दुनिया का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है यहाँ पे। इकोनॉमी का बेस ऑलमोस्ट पूरा ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। और प्रॉब्लम तब हुई कि जब यहाँ पे सोशल रेवोल्यूशन हुआ और इन्होंने जो यहाँ पे ऑयल के एक्सप्लोरेशंस होते थे, वो सारी चीज़ों को क्या कर दिया, गवर्नमेंट कर दिया, सारी चीज़ों को सरकारी बना दिया। तो मेनली वहाँ पे यूएस की कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, तो उन्हें दिक्कत होने लगी इस चीज़ से। तभी से यूएसए और वेनेजुएला के रिलेशंस खराब हो गए। और वेनेजुएला को रशिया और चाइना का भी सपोर्ट था, तो इसलिए भी यूएसए को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस चीज़ से कि इतने पास अगर कोई कंट्री है तो फिर वो यूएसए के सपोर्ट का ही होना चाहिए। तो अब कुछ वेनेजुएला के बारे में देखते हैं। तो वेनेजुएला में भी कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। जब ऑयल के प्राइसेस गिरे थे तो वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई थी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी, प्राइस कंट्रोल्स लगाए थे, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन, बेसिक चीज़ों का महंगा होना और करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाना, ये सारी चीज़ें हुई थी। पावर कंसंट्रेशन, वीक इंस्टीट्यूशन और इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी हमेशा ही उठा है यहाँ पे। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, इंटरनेशनल सैंक्शंस आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बंद हो गई। लगभग सारी बंद हो गई। अब अलग चीज क्या है इसमें, थोड़ी सी ये है कि जो मिलियंस ऑफ वेनेजुएलन हैं वो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, ठीक है। यहाँ सब माइग्रेशन क्राइसिस पैदा करते हैं। और एक आरोप और इनके ऊपर लगाया यूएस ने कि वेनेजुएला से बहुत ज्यादा ड्रग्स, फेंटेनिल ड्रग्स जो कि हैं, वो जा जा रहे हैं अमेरिका में। पर जबकि असलियत क्या है, 70% ऑफ फेंटेनिल जो कि होता है, ड्रग ट्रेड होता है, वो मैक्सिको से जाता है। मेन मोटिव अमेरिका का क्या था वेनेजुएला में, यहाँ के जो ऑयल के भंडार हैं, ऑयल के रिजर्व हैं, उन पे कब्जा करने का। वो अमेरिका ने कर लिया है। अब फ्यूचर क्या होता है इसका वो देखते हैं, अभी तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। फिलहाल मदुरो कहाँ पे हैं, ये यूएस में है और इनके ऊपर एक ट्रायल चलेगा यूएस की कोर्ट्स में। फिर अगर इस पीडीएफ की, आप इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए, डेली 2 पेजर पीडीएफ प्लस मंथली पीडीएफ, दोनों टेलीग्राम चैनल पे जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स। अब जैसा हमने पढ़ा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में, जो कि यूरोप का एक सिस्टम है। तो यहाँ पे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर सीबीएम के बारे में हम देखेंगे। तो ये अभी किसमें आ गया है, फंक्शन करने लगा है, जो कि यूरोप ने कहा था कि यूरोप ये इसे चालू कर देगा 1 जनवरी 2026 से, तो अब वो चालू हो गया है। ये पर टन बेसिस पे लगेगा, पर टन ऑफ कार्बन एमिशन के बेसिस पे लगाया जाएगा। और इससे कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज को डिस्करेज किया जा रहा है। ऑब्वियसली नेचर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, पर इससे कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया को नुकसान हो सकता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े से महंगे हो सकते हैं। अब कार्बन प्राइसिंग कितने टाइप की होती है, पहली कार्बन एमिशन बेस्ड टैक्स, मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। फिर गुड्स बेस्ड टैक्स, मतलब कुछ ऐसे गुड्स जो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं या जिनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, कुछ के ऊपर नहीं लगेगा जो नहीं निकालते। फिर अगली चीज है कैप एंड ट्रेड। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है, फिर अगर उस लिमिट को कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म एक्सीड कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उतने ही कार्बन क्रेडिट खरीदने या बेचने पड़ेंगे। फिर अब ये कार्बन टैरिफ जो आता है ये इंपोर्ट पे लगाया जाता है, जो कि किसने लगाया है, यूरोप ने लगाया है। तो यूरोप का जो सीबीएम है ये एक कार्बन बेस्ड इंपोर्ट टैक्स है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई प्रोडक्ट हाई कार्बन एमिशन के साथ बना हुआ है और उससे यूरोप इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इंपोर्टर को एक्स्ट्रा कार्बन कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब पोल्यूशन ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। यूरोप में इंडस्ट्रीज पहले से ही कार्बन प्राइसिंग फॉलो करती हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही हैं उन कंट्रीज में जहां कार्बन रूल्स लूज हैं। तो इससे हो रही है कार्बन लीकेज। मतलब यूरोप को तो प्रिजर्व करना है अपना एनवायरनमेंट, यूरोप चाहता है कि ऐसे प्रोडक्ट हम यूज ना करें
जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर वो कंपनीज दूसरे देश में जा रही है, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज में आ रही हैं। इंडिया में एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग है नहीं, इसलिए यहाँ पे वो खूब सारा पोल्यूशन करके बना दिया वो प्रोडक्ट और वही बेच दिया यूरोप में। तो बात तो वही हुई ना, जैसे यूरोप का जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो इसी ही क्या कह इसी इसी कार्बन लीकेज को रोकने के लिए CBAM लाया गया था। ठीक है। और दूसरा एम क्या है इसका? दूसरा एम है ग्लोबल एमिशन कम करना और फेयर कंपटीशन भी इंश्योर करना। क्योंकि अगर कोई कंपनी यूरोप में बैठ करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रही है तो शायद उसका प्रोडक्ट महंगा हो, पर दूसरी कंपनी अगर साथ ही में बाहर ही किसी दूसरे देश में है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके प्रोडक्ट बना रही है, तो हो सकता है उसका प्रोडक्ट सस्ता हो। तो इस ये फेयर कंपटीशन नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो फिर बाहर वाली कंपनी ज्यादा ज्यादा पोल्यूट करने वाली जीत जा रही है। इसी फेयर कंपटीशन को लाने के लिए ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया गया है। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सेक्टर है आयरन स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है और हाइड्रोजन है। ये सारे हाई कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो कि इसमें कवर किए गए हैं। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया इन सेक्टर्स में यूरोप को एक्सपोर्ट करता है एक्चुअली। तो CBAM के आने के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी और MSME जो हमारे यहाँ की बैकबोन है एक्सपोर्ट की, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। इसलिए CBAM को इंडिया ट्रेड बैरियर और क्लाइमेट इनजस्टिस भी बोल रहा है। तो ये था किस चीज से रिलेटेड? ये थी हमारी CBAM से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में है, जो कि इंडिया और UAE के बीच में हुई है। दिसंबर 18 से 30 के बीच में हुई थी, अल हमरा अबू धाबी में ये इस बार हुई है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस इन इंडिया। अब इंडिया में अगर किसी को कोई डिफेंस का सामान खरीदना है, कोई हेलीकॉप्टर खरीदनी है, कोई मिसाइल खरीदनी है, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो उसी के लिए बनी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। और ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी डिफेंस एक्विजिशन को लेकर के। जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट करती है किसी भी चीज को, जिसके बाद ही वो चीज खरीदी जाती है किसी भी देश से। तो मेन रोल किसका है डिफेंस एक्विजिशन में? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी इन न्यूज है वो है मन्नथु पद्मनाभन। ठीक है, ये एक्चुअली इनका नाम है मन्नम, इन्हें मन्नम भी के नाम से भी जाना जाता है। इनका शायद पेन नेम है या निक नेम है। ये केरला में पैदा हुए थे 1878 में, जब इंडिया आज़ाद नहीं था। और इन्होंने इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और नायर सर्विस सोसाइटी इन्होंने 1912 में स्टैब्लिश की, जिसका काम क्या था? सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ नायर कम्युनिटी। पर इसके साथ ही साथ ये केरला के सोशल रेनेसांस को भी सपोर्ट करता था। स्टार्ट तो हुआ था ये एज अ नायर को सर्विस करने की सोसाइटी, पर बाद में इसने देखा कि बाकी जगहों पे भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो वहाँ को भी, इन सारी चीज़ों को भी इसने सपोर्ट करने की कोशिश की और हर किसी का अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की जो भी डाउन है। अब इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी किए, जैसे एंटी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी काम किया, विमेंस एजुकेशन के ऊपर भी काम किया और वाईकॉम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक्चुअली गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था 1925 में, जो कि हुआ है। और इसको 100 साल भी पूरे हो गए हैं अब, तो शायद इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। गुरुवयूर सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि 1931 में हुआ था। ये भी वाईकॉम सत्याग्रह की ही तरह से एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, यहाँ पे गुरुवयूर टेम्पल के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी। फिर आगे चल के इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया 1942, जिसको फाइनल नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन माना जाता है। फिर ये ट्रेवनकोर स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तौर पे भी इन्होंने सर्व किया और इन्हें भारत केसरी का टाइटल दिया गया था। तो ये था मन्नाथु पद्मनाभन जी के बारे में। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक डिजीज। ये डिजीज का नाम है टाइफाइड। अब जैसा कि आपने इंदौर में देखा होगा, जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, कि वहां पे कुछ लोगों की डेथ हो गई है, किस वजह से? गंदा पानी पीने की वजह से। तो ये जो डिजीज है ये भी गंदा पानी पीने की ही वजह से होती है। और इसमें क्या होता है? हफ्तों तक फीवर आता है और फिर उतरता नहीं है। तो टाइफाइड क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल डिजीज है। इसका कॉज है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। इस डिजीज का कोई एनिमल होस्ट नहीं होता है, ट्रांसमिशन सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है।
फिर टाइफाइड स्प्रेड कैसे होता है? कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड से, पुअर सैनिटेशन और हाइजीन से। इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल और यूरिन में बैक्टीरिया होता है जो पानी और खाने को कंटेमिनेट कर देता है, जिस वजह से लोगों को टाइफाइड हो जाता है अगर वो ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को कंज्यूम करते हैं तो। इसके कुछ सिम्टम्स क्या है? प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर है, वीकनेस आएगी, हेडेक आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। स्किन पर रेड कलर के रैशेस भी आ सकते हैं कुछ केसेस में। इंडिया वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि टाइफाइड ज्यादा कॉमन कहाँ है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है और ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज है। ओपन ड्रेनेज है क्योंकि जैसा कि इंदौर में हुआ था, वहां पे भी जो सेप्टिक टैंक था वो अच्छे से बना नहीं था। एक्चुअली वो सीमेंटेड था ही नहीं, वो ऐसे ही गड्ढा खोद करके बना दिया गया था, जिसकी वजह से वो ड्रेन होकर के जो वाटर सप्लाई है उसमें पानी मिल गया और फिर लोगों की डेथ हो गई। और उसको फिर इंडिया के पॉलिटिशियंस भी बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो सारी वीडियोस शायद आपने देखी होंगी, जो वहाँ के एमपी या शायद एमएलए हैं, उन्होंने जो भी बयान दिए हैं उसको लेकर के, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खासकर तो डेमोक्रेसी में जहाँ पे वो उन्हें लोगों ने ही चुन करके वहाँ पे भेजा हुआ है। तो फिर अब टाइफाइड की बात करते हैं, तो इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक लिया जाता है जो कि इसको ट्रीट करता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है इसलिए। फिर प्रिवेंशन कर सकते हैं साफ पानी पी करके, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करके, हैंड हाइजीन से, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धुलें और टाइफाइड की वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो ये था टाइफाइड के बारे में। बाकी सारी डिटेल्स आप रिवीजन करते टाइम पे इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बना दी है एक बहुत ही बड़ी, अच्छी और हाई टेक्नोलॉजी की, जैसा वो कह रहे हैं, क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है तैमूर। तो पाकिस्तान ने कहा है कि ये सबसोनिक स्पीड की है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, मतलब लगभग ब्रह्मोस की रेंज के बराबर। और ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकती है। तो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। तो हम देखते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। तो क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्लेन जैसे विंग्स के साथ चलती है। इसकी खास बात क्या है कि ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है, टेरेन के साथ साथ मूव कर सकती है और टारगेट पर हाई प्रिसीजन से हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस में जाकर के फिर वापस गिरती है अर्थ पे और ट्रेजेक्ट्री फिक्स होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, पर क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री फिक्स नहीं होती है और ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। इसलिए क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब जो क्रूज मिसाइल है वो अलग अलग स्पीड्स में आती है। ठीक है, सबसोनिक स्पीड मतलब साउंड से स्लो। वन साउंड की स्पीड क्या होती है? 1 मैक। ठीक है, अगर 1 मैक से कम स्पीड है तो वो सबसोनिक हो जाएगी, और 1 मैक से अगर ज्यादा स्पीड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? सुपरसोनिक हो जाएगी। ठीक है, और अगर 5 मैक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी? हाइपरसोनिक हो जाएगी। तो ये इन टाइप की स्पीड्स की क्रूज मिसाइल बनती हैं। तो पाकिस्तान ने जो बनाई है वो सब सोनिक मिसाइल बनाई है, मतलब वो साउंड की स्पीड से स्लो चलेगी। साउंड की स्पीड रफली 350 मीटर पर सेकंड के आसपास की होती है। लॉन्च इसके उसको कहीं से भी कर सकते हैं, लैंड से, सी से, एयर से, ये कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। अब इंडिया क्या कर रहा है क्रूज मिसाइल में? पाकिस्तान तो बड़ी मिसाइलें बना रहा है। तो इंडिया का सबसे फेमस क्रूज मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस। आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा ऑपरेशन सिंदूर में। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब ये साउंड की स्पीड से तेज चलती है। लैंड, सी और एयर तीनों से लॉन्च की जा सकती है और एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी के साथ ये अपने टारगेट्स को हिट करती है। ये इंडिया की कन्वेंशनल डिटरेंस का भी मेजर पिलर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल वॉरहेड्स नहीं कैरी कर सकती है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट भी किया है। जैसे अर्मेनिया को किया है, फिलीपींस को भी किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के रिगार्डिंग थी? क्रूज मिसाइल के रिगार्डिंग थी। और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।